अच्छा जी, हम लोग अपने वहीं पे जाते हैं जहाँ से हमने इसको, हमारी एंड हो गई थी क्लास। हाँ जी, ये टाइट्रेशन है जी। टाइट्रेशन में मैं आपको बता रहा था कि ब्यूरेट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है उसको हम लोग टाइट्रेंट का नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। और ये स्टॉप कॉक होता है जिसके जरिए से हम उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, या उसको हम लोग ऐड करते हैं या टाइट्रेट करते हैं हम, जो अर्लेनवेयर फ्लास्क में सोल्यूशन मौजूद होता है। तो जो अर्लेनवेयर फ्लास्क है, जो फ्लास्क आपके पास नीचे मौजूद है, इसको हम लोग टाइट्रेंट का नाम देते हैं, टाइट्रेंट। ठीक है, टाइट्रेंड, रेंड। और इसको हम एनालाइट का नाम भी देते हैं। मेरे ख्याल में ना हम दो वर्ड अगर याद रख लें तो वो बेहतरीन है, एक टाइट्रेंट और एक एनालाइट। यानी कि टाइट्रेंट को हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट एनालाइट के साथ, तो आपके पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। टाइट्रेशन नाम है दो सॉल्यूशन को ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ मिलाने का, ताकि हमें पता चले कि किस कितनी कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मिले तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक नई चीज बन जाती है। उसको हम लोग नाम देते हैं टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन हमारे पास एक रिएक्शन का नाम है कि आपके पास ब्यूरेट में एक नॉन कंसंट्रेशन है, एनालाइट में अननोन है, आपने उनको आपस में मिलाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना है। चेक करते हैं कि नॉन सॉल्यूशन कितना कंज्यूम होकर रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं टाइट्रेशन का। अच्छा, एक याद रखिएगा, अगर आपके पास ब्यूरेट में मोलैरिटी डिक्रीज है, और जो आपके पास अर्लेनवेयर फ्लास्क है उसमें मोलैरिटी डिक्रीज है या इंक्रीज कर लेते हैं, ऊपर मोलैरिटी कम कम मोलैरिटी वाला सोल्यूशन है, नीचे ज्यादा मोलैरिटी वाला सोल्यूशन है, तो आपने ये प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म किया होगा। आपने कहा होगा कि सर हमने तो सारी ब्यूरेट खाली कर दी है और कलर नहीं आया। उसका क्या मतलब होता है, वो कलर क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन कम रखोगे तो कम कंसंट्रेशन वाला ज्यादा कंसंट्रेशन वाले से रिएक्शन जल्दी नहीं करता, वो लेट करेगा। आपके ब्यूरेट पे ब्यूरेट खाली हो जाएंगे, वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट नहीं करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन ब्यूरेट की भी बढ़ा देते हैं, अगर आपकी कंसंट्रेशन ब्यूरेट की ज्यादा है नीचे कम है, तो आपका 2-3 ड्रॉप्स या 2-3 ml कंज्यूम होंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिनोमिना भी आपको जहन में रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है टाइट्रेशन के प्रोसेस में। अगर आपने ब्यूरेट खाली कर दिया है, इट्स मीन आपके ब्यूरेट में कंसंट्रेशन जो है वो आपने लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाया है। आप ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बना के टाइट्रेट करें अर्लेनवेयर फ्लास्क के सोल्यूशन के साथ। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दें, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तो इसको आप लोग फिर से देखिएगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन आपके पास ब्यूरेट में मौजूद है, एक अर्लेनवेयर फ्लास्क में मौजूद है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये खुद देखा होगा कि आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की है, लेकिन ब्यूरेट सारा खाली हो गया है और कलर आपका पास, या एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, जिसको एंड पॉइंट ही हमारे पास होता है। इक्विवेलेंट पॉइंट तो होता है ना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वो हमें पता नहीं चलता, कलर आता है तो वो एंड पॉइंट होता है, यानी कि उससे पहले इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका होता है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो एंड पॉइंट हमारे पास नहीं आता, हम ब्यूरेट सारा खाली कर देते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि अर्लेनवेयर फ्लास्क में ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, यानी कि उसकी मोलैरिटी ज्यादा है, और ब्यूरेट में जो आपने सोल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मोलैरिटी कम है। आपने क्या करना है कि आपने ज्यादा मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनाकर आपने ब्यूरेट में लेना है। ब्यूरेट में आप वो सोल्यूशन अगर ज्यादा वाला लेंगे तो आपके 2-3 ml कंज्यूम होंगे और आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये प्रिंसिपल टाइट्रेशन का याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली फिनोमिना है, आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। ठीक है ना?
तो आ जाए हम अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको टाइट्रेशन की बता दिया कि ये फिनोमिना होता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि नॉन सोल्यूशन कौन सा लेते हैं और अननोन सोल्यूशन हमारे पास एनालाइट पे आता है। तीसरी एक और चीज़ भी हम यूज़ करते हैं जिसको नाम देते हैं इंडिकेटर का। ठीक है, इंडिकेटर का मकसद हमारे पास होता है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो हमें कलर दे। अब अब ये मुख्तलिफ तरह के इंडिकेटर्स हैं जो मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं। इसको फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम अपनी टाइट्रेशन की अगले टाइप्स की तरफ जाते हैं। ये जी मैंने टाइट्रेशन की टाइप्स बनाई है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है जो हमने थ्रू आउट मैंने कुछ ओवरव्यू में मैंने आपको बताई थी, इसको हम डिटेल से करने वाले हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। इनमें से भी मैं आपको दो तीन ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ये हमें आसानी से हमसे खुद ब खुद हो जाएंगे जब हम दो तीन आसानी से कर लेते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में बता दिया कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कौन सी होती है जिसमें एसिड और बेस टाइट्रेंट हम रिएक्ट करते हैं एनालाइट के साथ एसिड बेस। यानी कि अगर आपने ब्यूरेट में एसिड लिया है तो आप अल्लन मिर फ्लास्क में बेस लोगे, अगर आपने ब्यूरेट में बेस लिया है तो अल्लन मिर फ्लास्क में क्या लोगे, एसिड लोगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसके रिएक्शन में हमारे पास जो चीज बनती है, एक वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ हमारे पास सॉल्ट बनता है। ठीक है, वाटर रिएक्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन मैंने आपको बताया था, इसमें मेटल रीजन यूज होता है, इसमें हम ईडीटीए यूज करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि एनालाइट और टाइटन जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास एंड पॉइंट होता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इसमें टाइट्रेंट एक ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो हम यानी कि ब्यूरेट में लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको मेन पर्पस लिख दिया है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का मेन पर्पस क्या है जो लेबोरेटरी में हम लोग खुद यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में हमने एसिड कहीं से मार्केट से मंगवाया है तो हम लोग पहले उसका टेस्ट करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि इस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। हमने एचसीएल मंगवाया कमर्शियल, या हमने एक ग्रेड का एचसीएल मंगवाया, तो हम देखते हैं कि कंपनी ने हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया, हमें कम परसेंटेज वाला एसिड तो नहीं हमें भेज दिया, क्योंकि हमने आगे उसको फर्दर हमने एनालिसिस उससे करने होते हैं। अगर हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ ही गलत होगी, यानी कि वही कम होगी या ज़्यादा होगी, तो हमारे जो एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हमारे पास वो भी क्या आएंगे, रॉन्ग आएंगे। हमें उसमें प्रॉब्लम्स का सामना होगा, हमारे एनालिसिस गलत होंगे तो हमारी जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम पेश आएगा। और लेबॉर्ट्री के ऊपर फिर सारा क्या आता है, बर्डन आता है कि लेबॉर्ट्री वाले जो है ना वो काम सही नहीं कर रहे, वो हमें गलत रिजल्ट दे रहे हैं, और जिसकी वजह से मुकम्मल जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो टाइट्रेशन का देखो कितना फायदा है कि पूरी लैब, पूरी इंडस्ट्री जो है वो आपके रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के ऊपर खड़ी होती है कि अगर आपने टेस्टिंग सही नहीं की, आपको टाइट्रेशन सही से नहीं आती, तो आप किसी भी लैब में काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, समझाते हैं। तो हम लोग एसिड या बेस, या आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई से मंगवाया है, बेस है आपके पास, आप सोडा है आप यूज करना चाहते हो, आपने एसिड आईसीएल मंगवाया है, H2SO4 मंगवाया है, फास्फोरिक एसिड मंगवाया है, आप यूज करना चाहते हो, लेकिन आपने बताया तो जाता है इतनी सर्टेन है, लेकिन क्या वाकई वो इतनी सर्टेन क्या है, तो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के जरिए से उनको हम यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बेस को ब्यूरेट में लेंगे, एसिड को हम लोग लेंगे अल्लन मिर फ्लास्क में। यानी कि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एसिड की स्ट्रेंथ। मैंने लिखा है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फास्फोरिक एसिड, के बेस आपने ब्यूरेट में लेना है और एसिड आपने किस में लेना है, अल्लन मिर फ्लास्क में। यहाँ हमने बताया फास्फोरिक एसिड है और NaOH, इनके साथ हम इन दोनों को आपस में टाइट्रेट करने वाले हैं। NaOH आपने ब्यूरेट में ले लिया और फास्फोरिक एसिड आपने किस में ले लिया है, अल्लन मिर फ्लास्क में। अच्छा, आपने देखा देखा होगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक कंसंट्रेशन नहीं लिखी है NaOH की कि हम कितनी मोलैरिटी का NaOH यूज करना चाहते हैं। वो मैंने आपको वो फिनोमिना बता दिया है कि आप जितना ज्यादा NaOH यानी कि ब्यूरेट में ज्यादा कंसंट्रेशन वाला यूज करोगे, इतना भी नहीं करना आपने फुली जो है ना ज्यादा ही कंसंट्रेशन वाला बना दिया, आपने इतना लेना है कि आपकी कुछ ml उसमें डल जाए और आपके एंड पॉइंट आ जाए।
वो आपने कंसंट्रेशन बनानी है। 1 मोलर बना लो, ठीक है। 1 मोलर काफ़ी है NaOH का, अगर आप सोल्यूशन बनाते हो उससे आप टाइट्रेट करते हो ठीक हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा करें 1.5 कर लो, कि आप चाहते हो कि 30 पे जाके वैल्यू आ रही है, आप कहते हो यार 15 पे आ जाए, मैं क्यों इन चक्करों में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। वैसे 1 नॉर्मल जो है वो स्टैंडर्ड होता है, आप उसके साथ इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, 1 नॉर्मल आपने ले लिया है, 1 नॉर्मल आपने ब्यूरिन में ले लिया है। अब आपने अर्लन फ्लास्क में आप कैसे लेंगे, उसके लिए आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, वो लिख लें। यहाँ पर मैंने नीचे फार्मूले में तो लिख दिया कि मैंने क्या किया है, लेकिन आप लोग भी लिख लें कि अर्लन फ्लास्क में हम 2 to 3 ml, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये हो जाए ना कंप्लीट इस एग्जाम्पल की, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हमने 1 नॉर्मल NaOH ब्यूरेट में ले लेना है, और हमने एसिड जो फास्फोरिक एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने मार्केट से लिया है, हम चेक करना चाहते हैं कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। हमने क्या करना है, कोई कोई भी बीकर लेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे, उसका वेट टेयर कर देंगे, यानी कि 0 कर देंगे वेट। फिर हम उसमें 2 ग्राम, जिसमें 3 डिजिट वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, उसमें आपने वेट करना है। आपने क्या करना है, उसका 2 ग्राम यानी कि 2.167 मैंने ग्राम लिया है, ये मैंने नीचे वैल्यू लिखी है, मैंने ये वेट मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे लिया फास्फोरिक एसिड का। मैंने अब इसमें 10 ml वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको टाइट्रेट करना शुरू किया है 1 नॉर्मल NaOH के साथ। सॉरी, इसमें हमने इंडिकेटर ऐड करना है फिनोक्सालिन। फिनोक्सालिन के आपने 5 to 6 ड्रॉप जो हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। 5 to 6 ड्रॉप फिनोक्सालिन के आपने सोल्यूशन में ऐड कर देने हैं, और आपने 1 नॉर्मल NaOH के साथ क्या करना है, टाइट्रेट करने लग जाना है। वो आपके पास ये जो 38.5 ml है, ये वैल्यू आपको हासिल होती है 38.5 ml, यानी कि इसके ऊपर आपको वो कलर आ जाएगा, वो आपको पिंकिश कलर दे देगा, ठीक है। पिंक कलर देगा, लाइट पिंक देगा। जैसे ही लाइट पिंक कलर आया, आपने इसको स्टॉप कर देना है। आपकी वो वैल्यू है 38.5 है। आपने H3PO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है 49 ग्राम पर मोल है, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जितना आपने फास्फोरिक एसिड सैंपल का आपने वेट लिया था, फिर उसके साथ उससे हमने डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 86.6। अब ये आप कहेंगे कि सर फास्फोरिक एसिड की स्ट्रेंथ तो 85 होती है, आपने 86.6 निकाल ली है। जो भी ए ग्रेड का हमारे पास फास्फोरिक एसिड हमें हासिल होता है, हमें जीवन होता है, दिया जाता है, वो 1% या 1.5% ज्यादा ही होता है जो बताया जाता है। तो ये 85 राउंड ऑफ नहीं होता, 85 से कम का भी आपको मिल सकता है अगर आप कमर्शियल ले रहे हैं, लोकल ले रहे हैं। अगर आप लोकल में कम लेने के लो ग्रेड का होता है, उसमें 83 81 के करीब का होता है। जो आप ए ग्रेड का लेते हैं, जो आपको एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो आप ए ग्रेड का यूज़ करते हो। 86.6 मैंने ये वैल्यू खुद अपने हाथ से ये निकाली थी, मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। अच्छा जी, इकरा पूछ रही है मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। एक मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन में डिफरेंस जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट का होता है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए हम नॉर्मल वेट को, नॉर्मल सोल्यूशंस को यूज करते हैं। इसके बारे में भी मैं इसके बारे में बात करूंगा। एनुअल केस में हम कुछ चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें ये भी बताएंगे कि हमने इसमें सोल्यूशन बनाते क्यों हैं, पीपीएम का हमें क्या जरूरत पड़ गई है, हम मोलर सोल्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई है, हमें नॉर्मल सोल्यूशन हम क्यों यूज करने लगे हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे ना अपने टॉपिक्स पे, कंटेंट्स पे, तो ये सारी चीजें मैं उनके साथ क्लियर करूंगा। आपने पॉइंट सारे नोट करते जाना है। मैंने आपको सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लियर कर देनी है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे स्ट्रेंथ एसिड बेस टाइट्रेशन से। इसी तरह सेम प्रोसीजर आप बेस के साथ कर सकते हो, कि आपने बेस का वेट करना है 2.167, और 1 नॉर्मल आपने HCl का सोल्यूशन बनाना है और उसे टाइट्रेट करना है, और इस तरह आप NaOH की स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम इसी फार्मूले से, ठीक है। NaOH का आपने मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड का नहीं लिखना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ये मैंने वेट लिया था, अगर आप इसको
जैनब कह रही है कि हमने ये वेट ही क्यों लिया है। ये मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल मेरी जो एग्जांपल थी ना, यानी कि मैंने जो खुद सैंपल परफॉर्म किया था, मैंने प्यूरिट से, सॉरी पीपट से, मैंने बोतल से मैंने सक किया है उसको, ठीक है, शक्कर के साथ, और उसको हमने क्या किया जी, ड्रॉप बाय ड्रॉप में ऐड करने लग गया हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो 2 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है, कोई इसका इशू नहीं है। तो 2.16 हो सकता है, आपका 2.22 हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आपने बस वो वेट नोट करना है जितना आपने सैंपल लिया है, क्योंकि हमने उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम सॉल्यूशंस को हमेशा लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, हाँ जिसके जी। लिए हमें यूनिट एमएल यूज करना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज हम यहाँ पे ग्राम का वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो ये हमेशा से मेरे लिए चीज कंफ्यूजिंग रही है, इसको जरा काइंडली क्लियर कीजिए। ये आप शोर आ रहा है कि मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं है, क्या कह रही हैं आप? हेलो। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि हम लिक्विड के लिए तो वैसे तो एमएल यूज करते हैं ना, हाँ, एमएल यूज करते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज हम ये क्यों कहते हैं कि हम इतने ग्राम सोल्यूशन ले रहे हैं? जैसे कि पीछे भी आपने एक्सप्लेन किया, ये हाँ ग्राम का वर्ड हाँ, जो है वो यूज किया मैं था। आपको जी, मैं आपको बता देता हूँ। जी हम जी। लोग हम लोग ग्राम का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम इसको सिलेंडर में नहीं ले रहे, ना पिपट में ले रहे हैं, हम उसका, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के हम पर हम बीकर रख देते हैं, उस बीकर को हम जीरो करते हैं, यानी कि हम टेयर कर देते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज किया है, जी जी सर, बिल्कुल किया हुआ है ड्यूरिंग हाँ एमफिल, हमें सॉल्यूशंस पे हाँ, बस जब हम उसको जीरो कर मेंटेनिंग देंगे पता ना, था। जब हम उसको जीरो कर देंगे, जी अब जी। हम लिक्विड का भी वेट कर सकते हैं। हम HCl का वेट करेंगे 2.1, जितना भी वो वेट आ जाए वो नोट कर लेंगे। तो हम क्यों ग्राम्स में लेते हैं? क्योंकि हमारे मेथड्स में है कि हमने ग्राम्स में करना है काम, मिलता हमें लिक्विड में है, हमने प्रोसीजर हमारे पास ग्राम्स के होते हैं कि हमने ग्राम के साथ हमने इसको यूज करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जब हम उसको वेट करेंगे वो चेंज नहीं होंगी चीजें। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए हम, कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है। कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स को हम टाइट्रेट करते हैं एनालाइट के साथ। ठीक है, एनालाइट एंड द टाइट्रेट, तो हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाता है एनालाइट और टाइट्रेट के दरमियान। और जो हम ब्यूरेट में है वो हम EDTA का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और जो आपके पास अर्लनमेयर फ्लास्क है उसमें हम वाटर ले लेते हैं। मैं सपोज ये बता रहा हूँ कि कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन को हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस इन वाटर, वाटर में हार्डनेस कितनी है उसको फाइंड आउट, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो EDTA का सोल्यूशन हम यूज करते हैं टाइट्रेट करने के लिए, मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए कि आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम या हार्डनेस वो कितनी पाई जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं कि हमने 10 ml वाटर ले लेना है अल्लनमेयर फ्लास्क में, ब्लैक टी हमने इसमें ऐड करनी है, हमने बफर सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स हमने ऐड कर देना है। ये आपके पास अल्लनमेयर फ्लास्क में ये चीज़ें आ गई। हमने EDTA का सोल्यूशन लेना है ब्यूरेट में, उसके साथ हमने क्या करना है, टाइट्रेट करना है। तो वो ब्लू कलर से, सॉरी पहले रेड कलर होगा, रेड कलर से वो देगा ब्लू कलर लास्ट में। जब वो ब्लू कलर दे देगा वो आपके पास एंड पॉइंट है। आपके पास जो ब्यूरेट की रीडिंग होगी वो आपने नोट कर लेनी है, मल्टीप्लाई बाय आपने 1000 करना है, डिवाइड बाय 10, तो वो आपके पास हार्डनेस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्डनेस का फाइंड आउट करने का ये तरीका है। तो ये याद रखिएगा कि, हाँ जी, इसको जरा दोबारा एक रिपीट करते हैं लास्ट। अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने वाटर में हार्डनेस फाइंड आउट करनी है। आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है, आपने नेस्ले का वाटर ले लिया है, आपने अपने घर का टैप वाटर ले लिया है, आप चाहते हैं कि इसमें हार्डनेस आपको पता चल जाए कि हार्डनेस कितनी है, कि आप लोग जो पानी पी रहे हो आया कि वो पीने के काबिल है या नहीं है, आप वो देखना चाहते हो। तो आप लोग क्या करते हो, EDTA का सोल्यूशन लेते हो, उसका सोल्यूशन बनाते हो, आपने उसको ब्यूरेट में फिल कर लिया है। आपने अल्लनमेयर फ्लास्क में 10 ml सैंपल यानी कि वाटर लेना है। ब्लैक टी, ये भी सोल्यूशन बनाया जाता है, आपने ब्लैक टी का सोल्यूशन लेना है।
आपने बफर सोल्यूशन जो कि एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, हम बफर सोल्यूशन बनाते हैं कोई सा भी, वो बफर सोल्यूशन के हम 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ये अल्लन मेरे फ्लास्क में आ गई चीज़ें, ऊपर से हम लोग ब्यूरेट से जो एडिटी है उससे हम टाइट्रेट करना शुरू कर देंगे। तो रेड कलर पहले होगा, रेड कलर से वो ब्लू कलर, यानी कि जब आपका ब्लू कलर शो हो जाए या पॉइंट ब्लू कलर वो दे, वो आपके पास एंड पॉइंट है, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास कोई कम्प्लेक्स बन जाएगा। उसमें आपने ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 के साथ, डिवाइड करना है आपने 10 के साथ। आप क्वेश्चन करेंगे कि 10 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमने सैंपल 10 लिया था, तो इस वजह से हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास हार्डनेस की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला आपने यूज करना है कम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। सर ये ब्लैक टी का क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं ब्लैक टी यहाँ पे? ब्लैक टी हमारे पास ये मेथड में है, रिएक्शन कंप्लीट करने में हमें कॉपरेट यानी कि हेल्प करती है। आप इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर आप कह सकते हो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, आपको रिएक्शन कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ठीक हो हम गया। 1000 से ओके। जैनब, हम 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि हम अपना कोई यूनिट बनाना चाहते हैं, यानी कि वो वैल्यू कम है, हम उसको ज्यादा में बताना चाहते हैं, ठीक है। 200 है, 300 है, उसमें हम वैल्यू में बताना, यानी कि 0.13 आएगा तो वो समझ नहीं आती, तो एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक बताई जाने वाली वैल्यू बन सके कि हम किसी को आसानी के साथ बता सकें। जैसे हम लोग 10⁻6 कहते हैं, क्योंकि अब हम एक मिलियन का वर्ड यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो यूज करते हैं। सर 10 ml के क्लास में ये पॉइंट क्लियर कर दें। 10 ml हम वाटर का सैंपल लेते हैं, इसलिए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है फीफा। हम 10 ml वाटर लेंगे सैंपल, यानी कि जिस और वाटर से सर ये बफर सॉल्यूशन कोई स्पेसिफिक होगा या कोई भी बफर सॉल्यूशन इसमें यूज किया जा सकता है? कोई सा भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। बफर सोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है कि ठीक आप, हो गया, यानी हाँ एज जी, सच कोई इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, कोई भी हाँ नहीं बना है, सकता है। ठीक ऐसे है सर, इसमें थैंक कोई यू। नहीं है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसको हम मोर्स मेथड का नाम भी देते हैं। इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास टाइटेंट और एनालाइट जब आपस में मिल जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। इसी वजह से इसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नाम देते हैं। तो ये क्लोराइड आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं वाटर वगैरह में, हम कि क्लोराइड आयंस या अल्कलिनिटी कितनी पाई जाती है, उसके लिए हम इसको प्रोसीजर को यूज करते हैं। और इसमें जो इंडिकेटर यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं, और ब्यूरेट में हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। और अल्लर में फ्लास्क में हम अपना सैंपल लेते हैं, जिसका भी आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें क्लोराइड आयंस कितने पाए जाते हैं। अगर आपने वाटर लिया है तो वाटर को ले सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम तो टाइट्रेट करेंगे तो वो कलर देगा रेडिश ब्राउन। जब रेडिश ब्राउन कलर देगा तो वो हमारे पास एंड पॉइंट होगा, हम वो वैल्यू मालूम कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और इसी तरह से हम उसको वही जो हमने फार्मूला पहले यूज किया इसी तरह का हम यूज करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इक्वेशन भी लिखी है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड आयन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना जाती है, वो उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये कॉमन आयन आपने मेथड भी आपने कुछ पढ़ा होगा, ये उसी तरह का मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलेगा तो वो पोटेशियम क्रोमेट बन जाते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट, जो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है ये रेडिश ब्राउन होता है, और जो सिल्वर, ये आपके पास सिल्वर क्रोमेट बना हुआ है, ये आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इस रिडॉक्स टाइट्रेशन को हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन। आयरन फाइंड आउट करने के लिए, Fe फाइंड आउट, फेरस आयन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फेरस आयन हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है टू फेरिक आयन में बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिड सॉल्यूशन में, जब हम उसको यूज करते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कहता है जी, इसमें होता क्या है कि ब्लू कलर जो होता है वो आपके पास अपेयर होता है, विच इज यूज्ड एज, हम इसको एज ए इंडिकेटर के तौर पर यूज करते हैं। ये हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ आयरन का थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैंने लिखा है
कि हम एक गिवन सोल्यूशन बनाते हैं, तो मार्क हम उसको फिल कर लेते हैं आपकी ब्यूरेट में और डिस्टिल वाटर के साथ एंड शेक द फ्लास्क टू यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। हम वो सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अरेंज करते हैं हम पिपेट को और फिर सोल्यूशन बना लेते हैं और 20 ml हम कोलिनिकल फ्लास्क में लेते हैं और 20 ml हम एसिड का मिक्सर लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक दोनों को हम 10 लेकर हम उस कोनिकल फ्लास्क में हम उसमें ऐड कर देंगे और 4 to 5 ड्रॉप्स डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर है, ये हम यूज़ करेंगे और ब्यूरेट को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन से ऐड करेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो हमने ऊपर चीज़ें ऐड की हैं, फिर सोल्यूशन ऐड किया है, हमने वाटर ऐड किया है और हमने 20 ml एसिड का मिक्सचर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड हमने ये ऐड किया है और 4 to 5 ड्रॉप्स हमने डाइफिनाइल अमीन का इंडिकेटर यूज़ किया है और पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम उसको क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। तो जब हम टाइट्रेट करेंगे तो आपके पास जो कलर आएगा वो ब्लू वायलेट आएगा कलर। जब हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा हम वो वैल्यू नोट कर लेंगे और इसी तरह से हम आयरन की डिटर्मिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने मेरे ख्याल में ना कुछ चीज़ें हमने की भी हैं BS वगैरह में, लेकिन शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो कुछ चीज़ें हमने ये आयरन वगैरह की डिटर्मिनेशन अपने यूनिवर्सिटी में लैब में भी की थी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में तो ये की जाती हैं चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास है जी टाइट्रेशन और टाइट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी टाइप्स, उसके प्रोसीजर, उसके प्रिंसिपल और मैंने आपको बताया कि हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। या इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिखा है, ये कॉनिकल फ्लास्क मैंने गलती से लिख दिया है, ये अर्लर फ्लास्क भी हो सकता है, वैसे कॉनिकल फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन अर्लर फ्लास्क ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो मेरे ख्याल में टाइम फिर से अप हो रहा है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। हाँ जी ठीक है, किसी को समझ आ गई है? कैसा रहा फिर आज का? जी सर। ठीक रहा ज़ुहैब? जी सर शुक्रिया सर। चलो ठीक है, आपको फ़ायदा हासिल हुआ है? जी जी बिल्कुल सर। इसको नोट करें साथ साथ, वैसे मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगा। हाँ जी जी सर। जी सर, बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली जो चीजें भूल गई उनकी माइंड से स्किप की। एमफिल लेवल में हमने सोल्यूशन प्रिपरेशन तो की हुई है, लेकिन काफी चीजें जो है वो रिपीट हो गई हैं। हाँ आज का लेक्चर सुन के अपनी वो एमफिल की क्लास याद आ गई है। थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे लेकिन मेरा एक क्वेश्चन सर स्टिल वैसे अभी भी कंफ्यूजिंग में ही है, वो जो आपने मुझे बताया ना कि लिक्विड चीज को हम क्यों ग्राम्स में लेते हैं, वो मतलब स्टिल मतलब कि नहीं मुझे क्लियर हो पाया कि जब एक सोल्यूशन है ही लिक्विड में तो उसको क्यों फार्मूले में ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बस ये याद रखें कि लेबोरेटरीज में मेथड्स होते हैं। तो जी जी हम लोग ना वाटर को भी हम वाटर को भी ग्राम में लेते हैं, आपको पता है इस बात का? यस बिल्कुल लेते हैं। मेरा ये हाँ क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी में भी था, तो तब भी मतलब कि मैं इस चीज मतलब वो बिल्कुल आपकी तरह ही उन्होंने आंसर दिया था, हाँ लेकिन जी स्टिल मैं मतलब फिर भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जब एक चीज है लिक्विड में तो उसके लिए हम ग्राम का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। आप ये कि ये एक स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, यानी कि हमें कहा जाता है कि आपने इसको ग्राम में लेना है। बस आप जी, अगर इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो क्या मतलब आप ठीक है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें। हाँ, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये सारी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि लिक्विड में हो सकता है कोई फ़र्क आ जाए कि हम सारी चीज़ें हम लिक्विड में नहीं ले सकते। जी तो जी क्योंकि सॉलिड में है, इसलिए लिक्विड को तो सॉलिड में हम कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। इसी वजह से हम यस एक पैरामीटर बनाते हैं कि सब सॉलिड ही हैं। लिक्विड लिक्विड का वेट किया जा सकता है, लेकिन जी जी सॉलिड को हम ml में नहीं ले सकते। तो जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक चीज बनाने के लिए हम फिर इसलिए उसको वेट करते हैं कि एक जैसी सारी चीजें हो जाएंगी कि हमें यूज करना आसान हो। आपकी बात ठीक है कि अगर आपके पास 1000 ml वाटर है तो वो 1000 ग्राम भी है, ठीक है, मिलीग्राम। जी तो वो आपके पास एक ही चीज है, 1000 ग्राम भी है, 1000 ml भी है, तो बात तो एक ही जी है। जी लेकिन चूंकि सॉलिड को बिल्कुल हम ml में नहीं ले सकते, इसी वजह से हम क्या करते हैं, ml को ग्राम में ले लेते हैं ताकि एक सा पैरामीटर सबके लिए हो जाए, हमें यूज करना आसान हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी।
अफीफा कह रही है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन दोबारा रिपीट करते हैं। ये अफीफा वैसे टाइम अप हो रहा है, ये दोबारा से फिर एंड हो जानी है, तो मैं कर देता हूँ प्रेसिपिटेशन को। अब इधर चला गया। अफीफा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपने याद रखना है कि आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। आप बना सकते हैं 1 नॉर्मल का, ये 0.5 मोलर का, वो आपने ब्यूरेट में ले लेना है। फिर आपने जो अर्लेनवेयर फ्लास्क में लेना है वो आपने वाटर ले लेना है, या कोई सा भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप क्लोराइड आयंस फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका सैंपल ले लें, 10 ml ले लें, और आपने उसमें क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से हम उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। जब आपके पास रेडिश ब्राउन कलर आ जाए एंड पॉइंट, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें वो कह रहा है 2 तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और रेडिश, लेकिन हमने जब रेडिश बन जाएंगे तो वो हमने नोट कर लेना है। इसका मतलब ये होगा कि क्लोराइड आयंस मुकम्मल तौर पर इसका रिमूव हो चुके हैं, तो रेडिश कलर आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।